पोता रोज अपनी माँ को दादी के साथ गलत व्यवहार करते देखता है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है। उसने कई बार अपनी माँ को यह सब करने से रोका, लेकिन उसकी माँ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से वह भानु पर इस बात के लिए हाथ उठा देती थी कि तुम मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं चाहे जो कुछ करूं, तुम होते कौन हो बोलने वाले। कामिनी अपनी सास को बासी रोटी दिया करती थी। वह कभी उन्हें ताज़ी रोटी खाने को नहीं देती थी। कामिनी के पति ने कई बार उसे समझाया, लेकिन वह किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं थी। तब एक दिन कामिनी के बेटे भानु ने अपनी माँ को ऐसी बात कही कि कामिनी के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। रोहिणी जी सुबह सुबह उठती हैं तो अपनी बहू को आवाज़ लगाती हैं, बहू मैं कब से उठकर बैठी हूँ, जरा एक कप चाय तो दे देना और साथ में बिस्किट और नमकीन भी। ओ माँ जी, आप तो सुबह हुआ नहीं कि चाय के साथ नमकीन और बिस्किट की फरमाइश करने लगी। अरे कल वह बाजार से मेहमानों के लिए लाई थी, आपके लिए नहीं। अभी आप चाय से ही काम चलाओ, जब नाश्ता बन जाएगा तब मैं आपको दे दूंगी। कल मेरी कुछ सहेलियां चाय पर आ रही हैं, इसीलिए नमकीन उनके लिए लाई हूँ। और आपको पता कैसे चल जाता है कि मैं नमकीन लाई हूँ? आप तो अंधी हैं, देख नहीं सकती। वह क्या है ना बहू, कल भानु ने मुझे बताया कि उसने नमकीन खाया है और उसको बहुत टेस्टी लगी, तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया। तुमने तो नहीं दिया, इसलिए मैंने मांग लिया। अभी शांत होकर बैठिए, अभी चाय देती हूँ। कामिनी गुस्से में बोलती जा रही थी। अब भानु को 2 चंपत पड़ेगी तब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। और गुस्से में बर्तन फेंकती जा रही थी। बर्तन की आवाज़ सुनकर रोहिणी जी समझ जाती हैं कि बहू का मुंह फूला हुआ है, क्योंकि वह देख तो नहीं सकती थी, लेकिन आवाज़ तो सुनकर समझ ही गई थी। वह चाय पीकर बैठी रहती हैं। सारे काम हो जाने के बाद, बेटी को स्कूल भेजने के बाद दोपहर के 1 बजने को थे और रोहिणी जी को चाय के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। फिर उन्होंने आवाज़ लगाया, बहू मैं तो किचन में नहीं आ सकती, तुम्हें बुरा ना लगेगा, कम से कम तुम ही मुझे खाना दे दो, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। आई माँ जी, थोड़ा देर हुआ नहीं कि आप बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू कर देती हैं। आपको तो सब चीज़ टाइम पर चाहिए। कभी हमारे बारे में भी सोचा है? सुबह से उठती हूँ, घर को संभालती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, टिफ़िन तैयार करती हूँ, फिर भी मजाल है कि 1 कप चाय शांति से पी लूँ। और एक महारानी आप हैं जो बस मुंह उठाए बोल देती हैं, यह दे दो वह दे दो। बहू कभी चाय दे दो, कभी खाना दे दो, कभी पानी दे दो, सब हर समय कुछ ना कुछ डिमांड करती हैं। सुबह 5 बजे से एक पैर से दौड़ रही हूँ, वह तो आपको दिखता नहीं और आप देखेंगी भी कैसे। पर इतना तो आपको अक्ल होगा कि बहू ने भी कुछ नहीं खाया होगा, बस आपको अपनी ही पड़ी रहती है। कामिनी थाली में 2 रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी लाकर रोहिणी जी के कमरे में पटकती हुई थाली फेंक देती है और रोहिणी जी से कहती है, यह लो खाना खाकर मुँह पर सेलो टेप चिपका लो, थोड़ा सा भी चूं किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहिणी जी तो देख नहीं पाती थी, इसलिए वह अपनी थाली को टटोल कर रही थी और फिर टटोल टटोल कर हाथ थाली के पास पहुंच गया। जब थाली मिला तो उन्होंने देखा रोटी कितनी मोटी है। उनके दांत तो थे नहीं कि रोटी चबाकर खाती। एक निवाला तोड़कर खाने की कोशिश भी की तो उनके गले से नीचे रोटी सरक न पाया और उनके मसूड़ों में दर्द होने लगा। उन्होंने बहू को फिर से आवाज़ लगाया, बहू जरा मेरे लिए दलिया तो बना दे, मुझसे सूखी मोटी रोटी चबाई नहीं जाती।
माँ जी, मैंने आपको बोला था ना कि आवाज़ मत निकालना। अब जैसी भी हैं खा लो, जैसे लगता है घर में कोई होटल खोल रखा है। जब मन करता है ऑर्डर देती रहती हैं, कुछ नहीं तो मुझे बस अपना नौकरानी बना लिया है। कामिनी गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी। अच्छा बहू, एक कप दूध दे दो, कम से कम रोटी भी भिगोकर खा लूं। पर कामिनी ने अनसुना कर दिया और टीवी खोलकर खुद तो सेब खाने बैठ गई। रोहिणी जी फिर से चिल्लाई, बहू जरा एक कप दूध तो दे दो। कामिनी ना सुनी तो उसका पति राजेश आया और किचन में जाकर एक कटोरी दूध फ्रिज से निकालकर अपनी माँ को खाने को दे देता है तो कामिनी दौड़कर उसके हाथ को लपक कर पकड़ लेती है और कहती है, यह क्या कर रहे हैं? दिमाग तो सही है आपका? किसने बोला था माँ जी को दूध देने को? यह तो प्योर दूध भैंस का है और अगर माँ जी को इतना प्योर दूध देंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा। अभी तो सुबह सुबह उनको दूध की चाय भी दी है और बुढ़ापे में इतना दूध पचता कहाँ है। डॉक्टर तो उनको वैसे भी बोला है दूध नहीं देने को। दूध की कटोरी राजेश के हाथ से छीनकर कामिनी किचन में ले जाती है और आधा दूध दूसरी कटोरी में डालती है और उसमें एक कप पानी मिलाकर दे देती है। लीजिए अम्मा जी, यह आप खा सकती हैं, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर प्योर दूध खाती तो आपकी तबीयत खराब हो जाती और हमारे नाक में भी दम करके रख देती, हमारा जीना हराम कर देती और पैसे लगते वह अलग से। आपको क्या है, आप तो बस खटिया पकड़ कर बैठ जाएंगी और दिन भर मेरा सर खाओगी। कामिनी की हिम्मत तो देखो, उसका पति राजेश वहीं पर खड़ा है और पति के सामने ही माँ को बुरा भला कह रही हैं, उनका अपमान कर रही हैं। पर बेटा कुछ कहना भी चाहे तो कैसे बोले? उसने तो खुद अपनी पत्नी को इतनी छूट दी है कि वह उसके सर पर बैठकर तांडव कर रही है और वह यह तमाशा देख रहा है। धिक्कार है ऐसे बेटों पर जो अपनी माँ के त्याग को भूल जाते हैं, जो माँ अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं। आज उसे ही अपनी बहू के सामने अपमानित होना पड़ रहा है और बेटा चुपचाप तमाशा देख रहा है। कामिनी अपने पति राजेश का हाथ खींचती हुई अपनी सासू माँ के कमरे से बाहर हॉल में ले जाती है और राजेश को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। खबरदार, जो बुढ़िया को प्योर दूध पीने को दिया, अगर तबीयत खराब होगी तो उनकी सेवा तुम करना, मैं उनकी चाकरी नहीं करने वाली। सुबह तो उनका मुंह नमकीन खाने को ललचा रहा था पर मैंने नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादा नमकीन खाएंगी तो पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी, इसलिए जैसा मैं करती हूँ मुझे करने दो, मेरे कामों में टांग मत अड़ाना। कामिनी आंख दिखाते हुए राजेश से बोलती है, समझे तुम कि फिर से समझाऊं? उसके बाद कामिनी सासू माँ के कमरे में दंदनाते हुए जाती है और उनसे रोटी छीन लेती है। कहती है, आप यह रोटी मत खाइए, आपके तो दांत नहीं हैं, लीजिए मैं आपके लिए बासी रोटी लाई हूँ, इसी को दूध में भिगोकर खा लीजिए, यह रोटी आराम से फूल जाएगी और खाने में आपको समस्या नहीं होगी। रोहिणी जी जब रोटी खाती हैं तो उसमें फफूंद लगा रहता है, क्योंकि उसका स्वाद खट्टा हो गया था। उनकी आँखों से आंसू बह जाते हैं और वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगती है कि जब मेरे पति थे तो वह मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे और ना कभी कोई मुझे जली कटी सुनाता था। पर आज बहू की हिम्मत तो देखो, जली कटी भी सुना रही है और खाने के लिए यह फफूंद वाली रोटी दे रही है। क्या नसीब है मेरा। रोहिणी जी रोते रोते अपनी बीती जिंदगी की बातों को सोचने लगती हैं कि जब पहली बार वेद प्रकाश जी उनको देखने के लिए उनके घर आए थे तो उन्हें देखते ही पसंद कर लिया था। घर के सब लोग बड़े खुश थे, कहते थे बड़ी किस्मत वाली है
तू रोहिणी, जो एक बार में ही लड़के ने हाँ कर दिया। शादी का दिन नज़दीक आया और जब बारात हमारे घर आई तो खुशी से सब नाच गा रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। लेकिन पटाखे की चिंगारी रोहिणी जी की आंखों में पड़ गई और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि रोहिणी जी की आंख अब ठीक नहीं हो सकती, उनकी आंखें खराब हो गई हैं। घर वाले कोसने लगे कि शादी वाले दिन ही अपनी आंख फोड़कर बैठ गई, कितनी मनहूस है तू। और बारात दरवाजे से वापस चली गई। पिताजी तो रोते रह गए। पगड़ी उतारकर वेद प्रकाश जी के माता पिता के कदमों में रख दिया, पर उन्होंने एक न सुनी और बारात वापस लेकर चले गए। पर वेद प्रकाश जी तो अपनी जुबान के पक्के थे। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने रोहिणी जी से शादी करने का ठान लिया और मंदिर में जाकर रोहिणी जी, जो कि अब अंधी हो चुकी थी, उनसे शादी कर ली। शादी के बाद वेद प्रकाश जी ने रोहिणी जी का पूरा साथ दिया। वह उनकी आंखें बन गए थे। उन्हें हर चीज़ अंदाज से बताते सिखाते, कैसे कोई काम अंदाजे से करें। उनकी ट्रेनिंग धीरे धीरे देने लगे। रोहिणी जी उनका साथ पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि वह उनके दुख में एक मजबूत दीवार की तरह खड़े थे। रोहिणी जी को खूब इज्जत देते थे, उन्हें घुमाने ले जाते और कभी भी किसी से मिलवाने में शर्म नहीं करते कि वह उनकी पत्नी हैं। एक बार वेद प्रकाश जी के साथ रोहिणी जी उनके दोस्त के घर में किसी पार्टी में गई थी। उनके दोस्त ने उनका खूब मजाक उड़ाया। यार वेद प्रकाश, तुझे तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो फिर किस अंधी लड़की से शादी करके ले आया, कहकर खूब ठहाका लगाकर हंसने लगे। वेद प्रकाश जी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने दोस्त को एक तमाचा जड़ दिया और कहा, शर्म नहीं आती किसी की पत्नी का मजाक बनाते हुए। वेद प्रकाश जी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अपने दोस्तों से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। रोहिणी जी को उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अंधी हैं। उन्हें भरपूर प्यार और साथ दिया। देखते देखते उनकी गोद में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया। दोनों ने राजेश को बहुत प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया। एक अच्छे स्कूल में उच्च शिक्षा दिलवाई। अब राजेश 18 साल का हो गया था। उनका जीवन बहुत सुखमय तरीके से बीत रहा था। पर कहते हैं ना, अपनी किस्मत को खुद की ही नज़र लग जाती है। रोहिणी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक रात को 2 बजे वेद प्रकाश जी को दिल का दौरा पड़ गया। रोहिणी जी सो रही थी। उन्हें तो खबर ही नहीं कि वेद प्रकाश जी को हार्ट अटैक पड़ा है और वह इस दुनिया से चल बसे। सुबह हुई जब वेद प्रकाश जी को चाय के लिए हिलाकर उठा रही थी, तब वह कुछ ना बोले। तब उनके दिल की बेचैनी बढ़ गई और पता चला वेद प्रकाश जी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। अब तो रोहिणी जी की दुनिया उजड़ गई थी। उनकी आंखें नहीं थी तो इतना दुख नहीं था जितना उनके पति के जाने से उन्हें दुख हुआ। उनका जीवन बहुत कष्टमय हो गया, क्योंकि वह दुनिया को वेद प्रकाश जी की आंखों से देख पाते थे। अब वह पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। रोहिणी जी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका था, पर अपने बेटे का मुख देखकर अपने आप को संभालती, अपने आंसू को पोंछती और खुद को हिम्मत देती कि मुझे बच्चे के लिए जीना होगा। और उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए वह जी जान से जुट जाती। जब उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है तो एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा देती हैं। शुरू में कामिनी अपनी अंधी सासू माँ का खूब ध्यान रखती, उन्हें शिकायत का मौका न देती। पर जब राजेश पूरी तरह से उसके शीशे में उतर गया, जो कामिनी कहती वही सुनने लगा, तो कामिनी भी उसे अपने इशारों पर नचाने लगी। अब राजेश अपनी माँ का बेटा ना होकर अपनी पत्नी का पति बनकर रह गया। जिस माँ ने उसे जन्म देने में, परवरिश करने में अपनी सुंदरता को खो दिया,
और आज एक सुंदर पत्नी मिलने पर राजेश अपनी माँ को ही भूल गया। राजेश अपनी माँ की त्याग तपस्या को एकदम भूल गया। उसे यह भी एहसास नहीं था कि उसकी माँ अंधी होने के बावजूद भी सब कुछ छूकर महसूस करके उसके लिए खाना बनाती हैं। जब वह रात को पढ़ाई के लिए जागता है तो वह भी उसके साथ जागती हैं, उसको समय समय पर चाय देती हैं, उसके कपड़े धोती हैं, उसके मनपसंद का खाना बनाती हैं। कभी कभी तो खाना बनाते बनाते उनके हाथ भी जल जाते, पर वह उफ ना करती। वह अपनी जिंदा माँ को मार चुका था और अगर कुछ याद था तो बस उसे अपनी पत्नी। माँ बस चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहती थी, अपने ही घर में इधर उधर नहीं कर पाती थी और बेटा भी अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रह गया था। जब रोटी का एक बाइट खाया तो रोटी का स्वाद खराब हो चुका था। उन्हें समझ में आ गया कि रोटी बासी है और इसमें फफूंद लगी हुई है। अपनी साड़ी के पल्लू से सब जगह घुमा घुमा कर रोटी साफ करके खा लेती हैं, साथ में अपनी आँखों के बहते हुए आंसुओं और गम को भी खा लेती हैं। यही सब सोचते सोचते एक रोटी से ही उनकी भूख मिट गई। बहू के तानों से उनका पेट भर गया और कब उनकी आँख लग गई उन्हें पता भी न चला। आधी रात को उन्हें अचानक से उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। उनका पेट खराब हो गया और उल्टियाँ भी होने लगी। बेटे के कमरे का रात को दरवाज़ा खटखटाया तो बेटा भी चिल्लाकर बोला, क्या माँ, पूरी रात दिन मेहनत करके एक पल के लिए सोने आता हूँ, तुम्हें वह भी नहीं देखा जाता? मेरी नींद खराब कर दिया। और बताओ क्यों चिल्ला रही हो? कौन सी आफत आन पड़ी कि सुबह होने तक का इंतजार ना कर सकी? बेटा, मेरा पेट खराब हो गया है और दस्त आ रहा है, मुझे कोई दवाई दे दो या फिर डॉक्टर के पास ले चल, बहुत तकलीफ हो रही है। रोहिणी जी रोते जा रही थी, उनके हाथ पैर भी कांप रहे थे कमजोरी के कारण। बहू ने जब सुना तो उनका पेट खराब हो गया है तो वह बोल पड़ी, और खिलाओ प्योर दूध, अब पेट खराब हो गया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। राजेश बोला, अरे माँ, नींबू अजवाइन का पानी पी लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। जा कामिनी, माँ को अजवाइन नींबू का पानी दे दो। पर कामिनी टस से मस न हुई और राजेश किचन में गया तो वह अजवाइन ढूंढ नहीं पाया कि अजवाइन कहाँ रखा है। वह कामिनी को बोलता रह गया, पर कामिनी चादर तान कर सो गई। इधर रोहिणी जी दर्द से तड़पती जा रही थी। वह किसी तरह टटोल टटोल कर वह किचन में घुसी तो अभी अजवाइन की शीशी न ढूंढ पाई। एक मसाले का जार खोला, उसको टेस्ट करके समझने लगी अजवाइन है क्या, पर मुंह में डालते ही वह धुआं धुआं हो गई, क्योंकि वह अजवाइन तो नहीं पर लाल मिर्च पाउडर था। और थक हार कर वह किचन से आने लगी तो उनके हाथ से धक्का लगकर एक शीशे का जार टूट गया जो उनके पैरों में ही चुभ गया था। अब तो वह दोनों तरह से व्याकुल हो गईं। इधर पैर से भी खून बह रहा था, उधर पेट में भी जलन हो रही थी और बेटे बहू को कोई चिंता नहीं थी कि माँ दर्द से तड़प रही है। वहीं माँ जो बच्चों की एक चीख पर, एक दर्द पर पूरी रात हंसते हंसते वार देती है, अपना चैन सुकून सब त्याग देती है, आज वही बेटे बहू आराम से सो रहे हैं और माँ दर्द से तड़प रही थी। दादी की चीख से दूसरे कमरे में सोता हुआ उनका 8 साल का पोता भानु अपने कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ दादी, इतना क्यों चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो? अपनी दादी के बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगा। बेटा भानु, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कोई मुझे दवा भी नहीं दे रहा। बहू से बोला तो बोलती है, इतना प्योर दूध पियोगी तो पेट तो खराब होगा ना, अब तुम भी भुगतो। भानु अपनी माँ के कमरे में जाता है, कहता है, माँ यह कौन सा तरीका है? दादी दर्द से बिलख रही हैं, रो रही हैं और आप लोग यहाँ सो रहे हैं। मैंने देखा है आप दादी को बहुत बुरी तरह से डांटती
हो, डराती हो, धमकाती हो, उनके संग दुर्व्यवहार करती हो। एक हफ्ते पहले मेरे जन्मदिन पार्टी में जब उनके रिश्तेदार आए तो सबके सामने दादी को खीर पूरी सब्जी रायता खाने को दिया, और जब थोड़ी देर बाद सब चले गए तो उनसे पकवान वाली थाली छीनकर उनको सूखी रोटी दे दी। क्या दादी को मेरे जन्मदिन का खाना खाने का अधिकार नहीं है? हर समय तुम उनको बासी खाना देती हो तो उनका पेट तो खराब होगा ना, और कहती हो प्योर दूध पीने से पेट खराब हो गया। अरे जब उनका पेट ही नहीं भरता तो पेट कहाँ से खराब होगा? यह आपकी बासी रोटियों का ही नतीजा है। माँ, अगर आपके संग कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? अपने बेटे को दादी का पक्ष लेने पर कामिनी आग बबूला हो गई और बिना सोचे समझे ही आंखें दिखाते हुए एक डंडा उठाया और उसे धड़ाधड़ पीटने लग गई। बहुत आया दादी की तरफदारी करने वाला, जाकर अपने कमरे में चुपचाप सो जा, मेरी नींद खराब कर दी। बेचारी रोहिणी जी अपने पोते के आंसू देखकर छटपटा कर रह गईं। उन्हों का सीना फट गया कि कभी उन्होंने अपने बेटे पर एक उंगली नहीं उठाई और आज मेरी जान से प्यारे पोते को डंडे से मारा जा रहा है मेरी वजह से। हे भगवान, ऐसी दुर्गति होनी थी मेरी। ऐसे नरक के दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों न लिया? मैं क्यों नहीं गई? एक बेचारे बच्चे को मेरी वजह से मार खाना पड़ रहा है। लानत है मुझ पर भगवान। अब रोहिणी जी को अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी। फिर कामिनी किचन में जाती हैं और उनको अजवाइन में नींबू का पानी के घोल में बनाकर देती हैं। उससे पहले वह उन पर बड़बड़ाती है, किचन का सामान तोड़ने में आप तो आगे हैं, पैसे मेरे बर्बाद होते हैं, आइंदा किचन में पैर भी रखा तो आपकी खैर नहीं। माँ जी, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। रोहिणी जी का पेट दर्द सही हो गया और कुछ दिन बाद उनका पोता भानु तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया तो दादी से बोला, दादी हम आज बाहर जा रहे हैं। रोहिणी जी ने पूछा, अरे भानु मेरा लाडला, तू कहाँ जा रहा है? दादी, आज मैं शादी में जा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। दादी दादी पता है तो मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम 2 बार खाऊंगा। आइसक्रीम के नाम पर तो रोहिणी जी के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बहू खाने में बासी रोटी के अलावा कुछ तो खाने को देती नहीं थी। यह सुनकर रोहिणी जी ने अपने बहू को आवाज लगाया, बहू सुन रही हूँ, तू शादी में जा रही हो तो मेरे लिए कुछ रोटी कुछ खाना बना रखा है या नहीं? मुझे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। वैसे तुम्हें आने में अगर लेट हो गई तो माँ जी, आपको मेरा यह 10,000 का लहंगा और 5,000 का मेकअप दिखाई नहीं देता? मैंने नेल आर्ट भी कराया है। यह सब करके मैं आपकी रोटी बनाने किचन में जाऊंगी तो पसीने से मेरा पूरा मेकअप बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि मैं पार्लर से आकर किचन में आपके लिए खाना बनाने जाऊंगी? सुबह की सब्जी और रोटी बची है, खा लेना। वह सुबह की ठंडी सूखी रोटी मुझसे ना खाई जाएगी। तुम्हें तो पता है बासी खाना खाने से कुछ दिन पहले मेरा पेट खराब हुआ था, तो मेरे लिए कुछ हल्का बना दो, दलिया या खिचड़ी बना देती। पर कामिनी कहाँ सुनने वाली थी, वह तो बस कहकर कमरे में चली गई। और आजकल की तो बहू बेटियां जब शादी या पार्टी में जाने के लिए मेकअप और साड़ी पहन लेती हैं तो अपने पति को एक गिलास पानी देने से भी कतराती हैं। अपने बच्चों को गोद में भी नहीं लेती कि उनके कपड़ों में सिलवटें पड़ जाएंगी, उनका मेकअप खराब हो जाएगा, उनकी हेयर स्टाइल बच्चा हाथ मारकर खराब कर देगा जिस पर उन्होंने इतना पैसा बहाया है। कामिनी अपने कमरे में बड़बड़ाते हुए जाती हैं, अजी सुनते हो, माँ जी को मेरा यह मेकअप नहीं दिखता, मेरे इतने महंगे कपड़े नहीं दिखते, दिखता है तो अपना पेट, हर समय इनको भूख लगती है। कह रही हैं मुझसे मेरे लिए दलिया बना दो। राजेश बोला, तो क्या हर्ज है, कुकर में एक सीटी में दलिया बन जाता है।
जाकर बना दो। मैं नहीं बनाने वाली, शादी में जाने से पहले ही अपना मेकअप खराब कर लूँ। अगर तुम्हें बहुत शौक है तो जाकर तुम ही बना लो। कामिनी और राजेश में ऐसे ही झगड़ा होने लगता है। फिर राजेश कहता है, तुमको नहीं बनाना तो मत बनाओ, मैं जाकर माँ को समझा देता हूँ। माँ, कामिनी तो तुम्हारे लिए दलिया नहीं बना रही है। एक काम करो, आज बगल के मंदिर में माँ का भंडारा बट रहा है। हलवा पूड़ी खिचड़ी जो तुम्हें खाना होगा एक टिफ़िन लेकर जाना और प्रसाद लेकर घर में आकर खा लेना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, मैं लाठी लेकर जाऊंगी और किसी भी व्यक्ति को बोल दूंगी, वह मुझे बगल के मंदिर में ले जाएगा और प्रसाद लेकर खा लूँगी। अब तुम मेरी चिंता मत करो, तुम शादी में जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है माँ। उसके बाद कामिनी, राजेश और उनका बेटा भानु सब साथ में एक गाड़ी में बैठकर शादी में जाने लगते हैं। कामिनी तो बहुत चहक रही थी कि उसे खाना नहीं बनाना पड़ा, नहीं तो उसके नेल आर्ट खराब हो जाते। गाड़ी में बैठकर थोड़ी ही दूर चले थे कि उनका बेटा भानु बोला, पापा, मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक अमीर आदमी बनूंगा। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो एक बड़ा सा मकान बनवाऊंगा। कामिनी खूब खुश हो जाती हैं कि मेरा बेटा अभी से उसकी रुचि अपना कैरियर बनाने में है। पर मम्मी, मैं अपना घर एक बहुत बड़े मंदिर के सामने ही बनवाऊंगा, कम से कम 2-3 मंदिर मेरे घर के सामने होने ही चाहिए। कामिनी बोली, ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? क्या तू मंदिर जाकर रोज रोज पूजा करेगा, माथा टेकेगा? नहीं मम्मी, जब मैं आपकी तरह बड़ा हो जाऊंगा और मुझे और मेरी पत्नी को किसी शादी या पार्टी में जाना होगा, हम बाहर खाना खाकर आएंगे तो आप भूखी ना रह जाएं। आप कहाँ खाएंगे? तो आपको मंदिर के भंडारे में ही जाकर कटोरे में प्रसाद मांगकर खाना ही पड़ेगा ना। अपने बेटे की बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। पापा, यह घर मेरी दादी का है और दुकान जिस पर आप बैठते हैं वह मेरे दादा जी का है। नौकरी तो आपने छोड़ दी और खेत खलिहान सब मेरे दादा का है। जब सब कुछ दादी और दादा का है, मेरी दादी मालकिन है, तो मम्मी उन्हें नौकरानी की तरह क्यों व्यवहार करती हैं, क्यों उन पर अत्याचार करती हैं? सब मैंने देखा है। दिन रात मम्मी उनको परेशान करती हैं, उनके दूध में पानी मिलाकर खाने को देती हैं और कहती हैं दादी प्योर दूध पीती हैं। यह सारा व्यवहार मैं भी बड़ा होकर आप दोनों के साथ करूँगा। पापा, दादी एक जीवित इंसान है, बेजान पुतला नहीं, उनको भी दर्द होता है। 8 साल के बेटे के मुंह से यह बात सुनकर दोनों की आंखें शर्म से झुक गईं। वह रोहिणी जी की जगह अपने आप को रखकर देखने लगे। उन्हें अपनी दुर्दशा समझ में आ गई कि मेरा बेटा भी यही दिन दिखाने वाला है। जहां आज उनकी सास हैं, कल को हम भी वही होंगे। उनके तो सोच सोचकर हाथ पैर कांपने लग गए। अगर ऐसे दुख हमको मिलेंगे तो एक दिन में हम मर जाएंगे। वह तुरंत गाड़ी रोककर टर्न कर लेते हैं, वापस घर जाने लगते हैं तो देखते हैं माँ डंडे के सहारे से मंदिर की तरफ जा रही थी और भंडारे वाले भैया से खाना मांगती है। तो भंडारे वाले भैया बोलते हैं, अम्मा जी वहाँ लाइन पर बैठिए, हम आपको अभी खाना देते हैं। बेचारी को दिखता तो नहीं था और बैलेंस बिगड़ने से वह जमीन में गिर गई। यह सब देखकर पोता रोने लगता है और आज तो कामिनी और राजेश की आंखों में भी आंसू थे। पोता भानु रोते हुए दादी को गले लगा लेता है। दादी, कहीं चोट तो नहीं लगी? रोहिणी जी कहती हैं, बेटा तू तो शादी में गया था, इतना जल्दी लौट आया? कामिनी और राजेश माँ के कदमों में गिर जाते हैं और अपने किए की माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी और हम दोनों आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे।
और ना ही खाने को तरसाएंगे। माँ, हमें एक बार माफ़ कर दो। यह देखकर रोहिणी जी को हैरानी हुई कि उनके बेटे बहू का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। लेकिन इतने में ही वह अपने पोते की तरफ देखती हैं। पोता दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहिणी जी समझ गई यह सब पोते के कारण ही हुआ है। वह अपने पोते को ढेरों आशीर्वाद देती हैं और अपने बेटे और बहू को माफ़ कर देती हैं और गले से लगा लेती हैं। अब कामिनी और राजेश अपनी माँ का बहुत ध्यान रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। अब रोहिणी जी की ज़िंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। तो दोस्तों, रोहिणी जी के पोते ने अपने माँ बाप को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।